हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टैटिस्टिका हब। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम बेसिक टॉपिक्स को कवर करेंगे जो मतलब प्रोबेबिलिटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लाइक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ओके, इन सब के बारे में बातें करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। क्या तुम सबने पढ़ा होगा उस टाइप के इवेंट होते हैं, पर्टिकुलर टाइप के। अब कौन से इवेंट होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो तुम सबने दो तीन चीज़ें पढ़ी होंगी। सबसे पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, तो हमारे पास पर्टिकुलर टाइप के कुछ इवेंट्स होते हैं तो उनको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। अब कब बोलते हैं, क्या इनमें मतलब क्या कंडीशन होती है कि ये सेटिस्फाई करेगा, कुछ ऐसे बोलेंगे कि हाँ वो एक्सक्लूसिव है। तो इसमें कहने का मतलब क्या हो गया कि मेरे पास, अज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास कुछ इवेंट्स है लाइक A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN। ठीक है, ये कुछ इवेंट्स है जो कि सैंपल स्पेस के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, अब मेरे को बोलना है कि मेरे पास जो ये इवेंट्स है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इसका मतलब उन सब के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स अगर हम इसमें से कुछ करते हैं AI इंटरसेक्शन AJ, दिस मस्ट बी इक्वल टू 5 फॉर एवरी I नॉट इक्वल टू J। ठीक है, क्या बोला मैंने कि हमारे पास कुछ इवेंट्स है, अगर उन इवेंट्स को अगर हम एक पेयर बना के देखते हैं कि A1 का A2 के साथ, A1 का A3 के साथ, A1 का A4 के साथ एंड ऐसे चलते जाते हैं A1 का AN के साथ, इन्हें सिमिलर फॉर्म फिर हम A2 के लिए देखते हैं। तो जितने भी हमारे पास पेयर बनते हैं, अब हर एक पेयर में अगर कॉमन हमारे पास 5 आता है कि किन्हीं भी दो इवेंट्स में कुछ भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, इन दैट केस हम से कि हमारे पास जो ये दो इवेंट्स थी या फिर कुछ भी इवेंट्स रहे, ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे। ठीक है, ये चीज होगी। अब इसको अगर थोड़ा बहुत समझना है तो वो चीज इसमें देख लेते हैं कि मैंने कुछ सेट, मतलब इवेंट को हम एक सेट से कंबाइन कर देते हैं और वी कैन से अज्यूम कर लेते हैं। देखो इवेंट, थोड़ा अजम्पशन ले रहे हैं। ठीक है, इससे मेरे पास A1 कोई इवेंट थी, इसको मैंने बोल दिया कोई A1 सेट है। ठीक है, अब A2 मेरे पास दूसरा सेट है कोई। तो अगर ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है, हम इवेंट के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं बस समझाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे इनके लिए वेन डायग्राम बनाते हैं। तो मैंने क्या बोला, इनका जब भी हम इंटरसेक्शन लेंगे 10,2 तो हम बोलेंगे एक्सक्लूसिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, A1 मेरे पास कुछ यहाँ पे रहा होगा और A2 कुछ यहाँ पे रहा होगा। ठीक है, आने सैंपल स्पेस से ही है। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम इस केस में इनको बोल सकते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज आती है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव केसेस। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो हम मान लेते हैं हमारे पास कुछ इवेंट्स है A1, A2 डॉट 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 AN। तो हम इनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सॉरी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव कब बोलेंगे। ठीक है, और रफली वी कैन से म्यूचुअली आएगा नहीं यहाँ पे, सॉरी, खाली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, एग्जॉस्टिव इवेंट कब बोलेंगे इनको, अगर हम इनका यूनियन लेते हैं, यूनियन ऑफ I running from 1 to N। In that case, if this come out to be sample space, then we say that these events A1, A2 dot 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 AN, these are exhaustive events। ठीक है, ये चीज समझ में आई होगी। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो इसको समझना सिंपल सी बात है। कुछ इवेंट्स है वो एग्जॉस्टिव केसेस या फिर एग्जॉस्टिव इवेंट्स कब बनेंगी, अगर हम उन सबका कंबाइन करते हैं और वी कैन से उनका यूनियन लेते हैं। अगर वो सैंपल स्पेसिस जनरेट करके हमें दे देता है तो उस केस में हम बोलते हैं इनको सॉरी एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, तो ये दो चीजें समझ में आई होंगी। अब इन दोनों के बाद हमारे पास एक थर्ड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज नोन एज पार्टीशन। ठीक है, तो भाई पार्टीशन क्या होता है, ये थोड़ी नई चीज है। मतलब ये चीजें हमने स्कूल लेवल पे पढ़ी थी कि एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से होते हैं, एग्जॉस्टिव कौन से होते हैं, ये हम स्कूल में पढ़ के आए थे। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी नई चीज है जो स्कूल में जनरली हम नहीं पढ़ते हैं, पार्टीशन। तो ये क्या होता है, तो उससे मेरे पास कुछ इवेंट्स हैं A1, A2 रनिंग टू AN। ठीक है, ये कुछ इवेंट्स हो गए। अब इन इवेंट्स के ऊपर अगर हम पहली कंडीशन, दैट इज ये सारी इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, और दूसरी कंडीशन, इफ दीज इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव। ठीक है, तो हमने अभी देखो ऊपर दो इवेंट्स पढ़ी थी, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक एग्जॉस्टिव केसेस। ठीक है, तो अगर मेरे पास कुछ इवेंट्स है A1, A2 AN, अगर ये सारी इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो और एग्जॉस्टिव भी हो, दैट मीन्स ये सारी कंडीशंस, दोनों कंडीशंस को फुल कर दी हो।
ठीक है, दो कंडीशन थी हमारे पास, अगर इन दोनों को फुलफिल कर रही होंगी, इन दैट केस वी से दैट these events a1 a2 an are partition of s। ठीक है, समझ में आया? देखो, अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा वेन डायग्राम देख लेते हैं अगले पेज पे। मैं क्या बोल रहा था, अभी देखो हमने देखा कि पार्टीशन, तो पार्टीशन के बारे में हमने अभी अभी पढ़ा कि पार्टीशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पार्टीशन। ठीक है, तो कुछ इवेंट्स लिखे हमने a1 a2 an, दीज आर सम इवेंट्स, इनको पार्टीशन बोल रहे हैं। तो इसको अभी हमने दो कंडीशन पढ़े हैं, उनको अगर हम वेन डायग्राम के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो उसका मतलब क्या हो गया, अगर मेरे पास a1 कोई इवेंट ये है, a2 कुछ यहाँ पे है, a3 कुछ यहाँ पे है, रनिंग 2 कुछ यहाँ पे मेरे पास an आ गया। ठीक है, तो तुम देख पा रहे हो इन सारी इवेंट्स, जो भी इवेंट ले रहे हैं a1 और a2 ले रहे हैं, इसमें कुछ कॉमन है नहीं। ठीक है, a1 a3 ले रहे हैं, कॉमन नहीं। a2 a3 ले रहे हैं, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है। इन्हें सिमिलर फॉर्म, मैंने कुछ इवेंट्स इस फॉर्म में डिफाइन किए कि उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, वो सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी। ये पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या थी, अगर हम उन सारी इवेंट्स का यूनियन करते हैं एंड इफ दिस यूनियन कमिंग आउट टू बी द सैंपल स्पेस, दैट इज a1 यूनियन a2 यूनियन a3 रनिंग टू an, if this come out to be s, in that case ये जो a1 a2 a3 an हमारे पास होंगी, इनको हम पार्टीशन बोल देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्टीशन होता है। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। ये बहुत बेसिक चीजें थी और काफी इंपॉर्टेंट है, लाइक ये चीज याद रखनी कि पार्टीशन क्या होता है। तो बेसिकली तुम्हें पार्टीशन वाला रोल पता होना चाहिए कि हाँ पार्टीशन क्या होता है। अलॉन्ग विद दैट पिछले वीडियो में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, बुल्स इनइक्वालिटी। ठीक है, जो एक बार यूनियन पे थी, एक बार इंटरसेक्शन के ऊपर थी। ये दो इनइक्वालिटीज थी, इनको याद रखना है अलॉन्ग विद पार्टीशन वाली प्रॉपर्टी। इन तीनों को याद करके समहाउ कॉम्बिनेशन करके इनका मतलब इनको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करेंगे, इनका रोल कर देंगे कि हाँ इसके ऊपर बेस्ड कोई सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्टीशन होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो हमारे पास चीज आती है कुछ प्रॉपर्टी है, मतलब प्रोबेबिलिटी के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज है, उनके ऊपर बात करते हैं। ओके, तो अब हमारे पास देखो, हमने पढ़ा प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। तो हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में देखा था पिछले वीडियो के अंदर कि एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो वो तुम एक बार देख लो कि हाँ भाई प्रोबेबिलिटी होती क्या है, उसका बेसिक आइडिया तुम्हें पता था और पिछले वीडियो में देख भी चुके हो। अब देखो प्रोबेबिलिटी में तुमने काफी अलग चीजें पढ़ेंगे, मतलब आगे आगे अगर हम चलते जाते हैं तो कुछ नए टॉपिक्स आते हैं। तो हमारे पास टॉपिक आता है प्रोबेबिलिटी के अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, तो इसको एकदम सिंपल फॉर्म में समझते हैं सबसे पहले तो कि भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसका मतलब क्या हो गया। सो बेसिकली हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी जिसके ऊपर कोई कंडीशन लगा रहे हैं। दैट मीन्स कि हमें कोई इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी बतानी है सच दैट सम अदर इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, कुछ ऐसी बात होगी। दैट मीन्स हमें प्रोबेबिलिटी बतानी थी, अगर सिंपली कोई बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो ये सिंपल प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, इसके ऊपर हमें कुछ सोचना ही नहीं है, कोई और ज्यादा कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा, जो बेसिक चीजें हमने पढ़ रखी हैं वो अप्लाई कर देंगे। अब बात आती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट बी। ठीक है, कि बी हो चुका, उसके बाद तुम प्रोबेबिलिटी बताओ ए के होने की। ठीक है, दो इवेंट है ए और बी, इसने बोला कि अगर मेरे पास बी हो गया उसके बाद तुम प्रोबेबिलिटी बताओ कि ए हो जाएगा। ठीक है, सो दिस थिंग विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड सच दैट, और यहाँ पे बोल देते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हमने बुक में देख रखा है या फिर पढ़ रखा है या फिर जो समझ रखा है। अब इसके पीछे की जो वर्किंग है या फिर इसको हम कैसे समझेंगे उसके ऊपर बात करते हैं, फिर इसके ऊपर वापस आएंगे। ठीक है, तो वर्किंग के बारे में हम क्या देखेंगे, तो सिंपल तरीके पे आते हैं एकदम सिंपल प्रोबेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, जो बेसिक प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने पढ़ रखा है उसके ऊपर बात करते हैं। तो मैंने लिखा कोई सैंपल स्पेस था एस। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में हमने कोई इवेंट डिफाइन किया ए।
ओके, अब एस के अंदर हम मान लेते हैं एन एस, ये एलिमेंट्स हो गए, ठीक है, और ए के अंदर एन ऑफ ए, इतने एलिमेंट्स हो गए, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस फॉर द इवेंट ए। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर हम डिफाइन करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दिस विल बी इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ बी, और सॉरी एन ऑफ एस, ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो अगर मैं यहाँ पे सैंपल स्पेस को डिफाइन करता हूँ कि मेरे पास सैंपल स्पेस कुछ ये था और यहाँ पे इवेंट ए थी, वो कुछ यहाँ पे थी, ठीक है, तो अगर इवेंट ए का हम एस के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसमें भी क्या कॉमन आएगा, इवेंट ए ही आएगा। तो इस चीज को हम समहाउ लिख सकते हैं कि दिस थिंग विल बी इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन एस डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, ठीक है। अब ऊपर और नीचे अगर मैं एन ऑफ एस से डिवाइड कर देता हूं दोनों साइड में, तो क्या बन जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन एस डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने एन ऑफ एस से डिवाइड कर दिया। तो अगर तुम अब यहाँ पे देखना चाहोगे तो ये चीज क्या बन गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एस, और नीचे वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, क्यों किया, इसके ऊपर देखोगे तो हमने बेसिकली एक सिंपल प्रोबेबिलिटी जो थी पी ऑफ ए, कोई एक स्टैंडर्ड इवेंट थी ए, उसके ऊपर हम बात कर रहे थे कि अगर हम इस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं देन दिस विल बी इक्वल टू दिस थिंग। अभी हमने इस चीज को थोड़ा प्रूव करके दिखाया, और इसको अगर हम इस चीज से कंपेयर करते हैं जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखा, तो हमें एक चीज पता चल रही है कि पी ऑफ ए कैन बी रिटन एज पी ऑफ ए गिवन एस, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को सिंपल प्रोबेबिलिटी से हमने कंबाइन करके देखा। सो बेसिकली यहां से क्या पता चला कि हमारे पास कोई भी इवेंट हो, कोई भी इवेंट हो, वो सारी ही कंडीशनल इवेंट होती है, और वी कैन से कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज होती है। अगर किसी भी इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे तो कंडीशनल होगी, बस वहां पे कंडीशन क्या होगी सिंपल वाली फॉर्म में, कि हमारे पास सैंपल स्पेस अकर किया होगा, और यहाँ पे भी जब हम इसको सोल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे भी लिख रहे होंगे पी ऑफ एस इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इक्वल टू नॉट जीरो, दैट मीन सैंपल स्पेस अकर करेगा, और वी कैन से दिस इज ए पॉसिबल इवेंट, ठीक है। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी नॉट इक्वल टू जीरो होती है उसको हम बोलते हैं पॉसिबल इवेंट। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा पी ऑफ एस इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो पॉसिबल इवेंट होगी, और बेसिकली इवेंट एक कब अकर किया होगा, जब हमारे पास कोई सैंपल स्पेस मिला होगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पे पी ऑफ एस इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसके पीछे का रीजनिंग ये है, एक तो ये हो गया कि हाँ डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर भी जो एक और रीजन है जो काफी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम पहले से ही बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं ए बी वाले में, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, कि हमें ए की प्रोबेबिलिटी बतानी है सच दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो जो इवेंट पहले ही अकर कर गया होगा दैट मीन्स वो पॉसिबल इवेंट था, दैट मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी नॉट इक्वल टू जीरो। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है, आई होप समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक की, ओके वेल, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मल्टीप्लिकेटिव रूल, मल्टीप्लिकेटिव रूल, ठीक है। तो अब अगर हम मल्टीप्लिकेटिव रूल की बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, तो अभी पहले पीछे वाली बात को लिख लेते हैं कि पी ऑफ ए गिवन बी जो हमारे पास था, दिस इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी, ठीक है, एंड पी ऑफ बी गिवन ए दिस इक्वल टू पी ऑफ ए गिवन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। ये हमने दो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखी, बस इसके ऊपर ही इसके बारे में ही बात करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव रूल में। तो ये क्या बोलता है कि मेरे पास कोई इवेंट ए और बी, दो इवेंट थे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दिस कैन बी इक्वल टू, अब यहाँ से जो वन, इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, तो इक्वेशन नंबर वन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो होगा पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए गिवन बी। Okay, so this thing can be equal to P of A dot P of B given A,
ठीक है, मैंने पहले यहाँ वाला केस लिख दिया, ओके। और दिस कैन बी इक्वल टू पी ऑफ बी डॉट पी ऑफ ए गिवन बी। ये मल्टीप्लिकेटिव रूल हमारे पास होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने और क्यों लिखा, तो बहुत सिंपल सी बात है कि कोई अगर हमें बोले कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो अगर तुम दोनों चीज को एक साथ लिख देते हो तो तुम खुद के सॉल्यूशन को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। कैसे, किस फॉर्म में? देखो अब दो इवेंट है तो हमें एक चीज तो माननी पड़ेगी कि जब भी हम इंटरसेक्शन की भी बात कर रहे होते हैं कि एक इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब ये हो गया कि हाँ दोनों इवेंट हुए। बट थिंग इज कभी भी दो इवेंट एक साथ नहीं होते हैं, ठीक है। ध्यान से इस चीज को समझेंगे कि देखो हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया तो क्या ये पॉसिबल है कि दो इवेंट एक साथ हो गए, ठीक है। जैसे मैं डाई को थ्रो कर रहा हूँ तो या तो उसमें इवन नंबर ही आएगा या फिर ओड ही आएगा। सो बेसिकली एक साथ नहीं हो रहा होगा बस, हाँ साइमल्टेनियसली का मतलब हाँ बिल्कुल, मतलब आगे पीछे कुछ ऐसा इवेंट अक्कर किया होगा। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया कि पहले या तो मेरे पास ए इवेंट अक्कर हुआ होगा, उसके बाद बी अक्कर हुआ होगा, तो उनमें कुछ कॉमन हमने देख लिया कि हाँ इनमें कॉमन आ गया, या फिर पहले बी अक्कर किया होगा फिर ए अक्कर किया होगा, ठीक है। इसलिए हमारे पास ये दो केस बनते हैं कि या तो पी ऑफ ए पहले अक्कर किया कि ए अक्कर कर गया, डॉट पी ऑफ बी गिवन ए, कि ए होने के बाद भी बी हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये केस हो सकता है, या फिर दूसरा केस क्या होगा, पी ऑफ बी डॉट पी ऑफ ए गिवन बी, ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव रूल होता है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया कि अगर हमारे पास दो इवेंट होते हैं तो। अगर हमारे पास दो से ज्यादा इवेंट होते हैं तो उससे मेरे पास कुछ इवेंट्स है तीन, लाइक A1, A2 और A3, ठीक है। तो अगर मेरे पास तीन इवेंट हो जाएंगे उस केस में क्या होगा, इसके पीछे की रीजनिंग या फिर उसके पीछे क्या रहेगा कारण, चलो बात कर लेते हैं। तो उसमें क्या होगा, P ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, हम इस चीज के बारे में देखेंगे। अब देखो पीछे वाला ही केस, सेम वही बात है कि तीनों इवेंट एक साथ नहीं हुए होंगे, पहले एक इवेंट होगा फिर दूसरा फिर तीसरा। तो हो सकता था मेरे पास पहले P ऑफ A अक्कर किया हो 1, उसके बाद P ऑफ A2 गिवन A1, ठीक है। अब तीसरे इवेंट में भी इनका कॉमन लेना है, दैट मीन्स P ऑफ A3 गिवन A1 इंटरसेक्शन A2, ये दोनों चीज एक साथ अक्कर की हो, उसके बाद A3 भी अक्कर किया हो, ठीक है। ये पहला केस हो गया यहाँ पे। उसके बाद दूसरा केस हो सकता था पहले P ऑफ A1 अक्कर किया हो फिर A3 अक्कर कर गया हो A1 के होने के बाद, ठीक है। उसके बाद P ऑफ A2 गिवन A1 इंटरसेक्शन A3, दूसरा केस। ऐसे हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे केस बन सकते हैं क्योंकि तीन इवेंट है तो बहुत अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव रूल था, जो कि आई होप इस वीडियो में या फिर इस जैसे मैंने समझाया वो समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद अगले टॉपिक के ऊपर अगर हम बात करें तो इसके बाद हमारे पास आता है टोटल प्रोबेबिलिटी केस, वी कैन से टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो वो क्या होती है उसके पीछे देखते हैं क्या होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब देखो एक चीज तो तुम्हें ये चीज देखनी पड़ेगी कि हम इस वीडियो में जो जो चीजें पढ़ते जा रहे हैं, कि पहले हमने एक्सक्लूसिव पार्टीशन वगैरह पढ़ा, उसके बाद हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा, फिर मल्टीप्लिकेटिव रूल पढ़ा, अभी टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक है, ठीक है। एक चीज समझ में आई तो सारी चीजें धीरे धीरे तुम कंबाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो इसको समझने के लिए देखो इसकी स्टेटमेंट तो मैं लिख ही दूंगा, हाँ क्या होना है क्या नहीं होना। इसको थोड़ा समझते हैं कि इसमें होना क्या है। इसको एक जनरल या फिर स्टैंडर्ड एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि अज्यूम कर लेते हैं कि मेरे को अचानक से भूख लग गई, ठीक है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ चेयर पे, मेरे को भूख लग गई। अब मेरे माइंड में आएगा कि हाँ मेरा टारगेट है, मेरे को खाना खाना है, ठीक है। तो फाइनल इवेंट क्या हो गया कि आई हैव टू ईट सम फूड, ठीक है। सो द इवेंट ए इज ईटिंग, बहुत सिंपल वे में समझेंगे इसको, ठीक है। तो फाइनल इवेंट जो मेरे पास है वो क्या है कि मेरे को हाँ भाई कुछ खाना है। अब मेरे पास तीन चार ऑप्शन है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन, फिर दूसरा ऑप्शन, फिर तीसरा ऑप्शन, ठीक है। पहला ऑप्शन हो सकता था कि मम्मी ने आज मेरे पास कुछ मतलब पराठे बना दिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हो सकता था कि आज मेरे फ्रेंड की पार्टी है, ठीक है, उसका बर्थडे है, उसने पार्टी देनी है। थर्ड है कि भाई मेरे पास ही मतलब मेरे रूम के अंदर मेरे पास चिप्स कुरकुरे पड़े हैं, ठीक है। बहुत सिंपल चीज देख लेते हैं, ये है कि मम्मी ने खाना बना रखा है, ये फ्रेंड की पार्टी है, ये मेरे पास चिप्स है। अब है कि मेरा टारगेट है कि भूख लगी है, मेरे को कुछ खाना ही है। तो फाइनल इवेंट ए है कि हाँ मेरा टारगेट है कि खाना खाना है,
अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं बैठ के सोचता हूँ, चलो सबसे पहले हो सकता है मैं मम्मी वाला ऑप्शन चूज करता हूँ कि हाँ मम्मी ने पराठे बनाए, जाके पराठे खाता हूँ, ठीक है। दूसरी ऑप्शन जो था मैं उसको देखता हूँ कि हाँ फ्रेंड की पार्टी है, चलो बाइक उठाते हैं, उसके घर जाते हैं, पार्टी करते हैं। थर्ड ऑप्शन, मेरे बेड के ऊपर चिप्स रखे हैं, उठा के खा लेता हूँ। तो बेसिकली जो इवेंट ए हुआ, ठीक है, वो किस वे में हो सकता है कि मेरे पास तीन केस बनेंगे। सबसे पहला केस कि मैंने अज्यूम कर लिया कि पराठे खाने, उसके बाद मैंने ईटिंग किया। प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर हम निकाल लेते हैं कि मेरे खाना खाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो हो सकता था कि सबसे पहले क्या इवेंट ओकर किया हो कि हाँ मम्मी ने पराठे बनाए, उनके पास चला गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दोज पराठास, ठीक है, डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ईटिंग गिवन पराठास, ठीक है, कि सबसे पहले मैंने पराठे चूज कर लिए, उसके बाद मैंने खाना खा लिया, गिवन दैट पराठे ही खा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये सबसे पहला केस हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा केस अगर हम करते हैं तो केसेस बनते हैं तो समेशन होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रेंड, कि फ्रेंड के यहाँ पे पार्टी है, वहां पे जाना है, डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ईटिंग गिवन फ्रेंड। ठीक है, समझ में आया कि मेरे पास क्या हो गया, सबसे पहला ऑप्शन देखा, उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखा, तो दिस वन इज द सेकंड केस, ठीक है। उसके बाद थर्ड केस के ऊपर जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चिप्स डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन चिप्स, थर्ड केस हो गया। सो बेसिकली दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक है, इस एग्जांपल में समझ में आएगा कि हाँ हो क्या रहा था, कि पहले हम ऑप्शंस को चूज कर रहे हैं, उसके बाद हम अपने फाइनल इवेंट की साइड जा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट हमें क्या बोलती है, इसकी स्टेटमेंट बोलती है कि मेरे पास कुछ इवेंट्स है A1 A2 डॉट 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 AN, ठीक है, ये कुछ इवेंट्स है जो पार्टीशन है, पार्टीशन ऑफ एस। ठीक है, यहाँ पे भी देखेंगे कि मेरे पास क्या था कि देखो मम्मी के पराठे और फ्रेंड के पार्टी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ना इनमें से किसी का भी चिप्स से कोई भी रिलेशन कि हाँ मम्मी ने पराठे बनाए और चिप्स रखे हैं, मतलब बिल्कुल अलग चीज है। मम्मी के पराठे का चिप्स से कोई रोल नहीं। इन ए सिमिलर फॉर्म फ्रेंड की पार्टी और मेरे यहाँ पे रखे हुए चिप्स, उनमें कोई फर्क नहीं। हो सकता है मैं फ्रेंड के यहाँ पे जा रहा हूँ, वो भी मेरे को चिप्स ही दे रहा है, ठीक है, वो हो सकता है, बट मेरे रूम में अभी जो चिप्स रखे होंगे उनका उससे कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली इनमें कुछ भी कॉम्बिनेशन नहीं था, और मेरे पास आज के टाइम में अगर मैं देख रहा हूँ तो खाने के लिए सिर्फ यही तीन ऑप्शन थे। ठीक है, हाँ अब कोई बोलेगा आपके पास पैसे नहीं थे, तो है भाई मेरे पास पैसे भी हैं, लेकिन वो यूज नहीं कर रहा, तो उसको साइड में रख देते हैं कि हाँ अभी के लिए मेरे पास सिर्फ ये तीन ऑप्शन थे। सो बेसिकली जो मेरा सैंपल स्पेस था, और वीकेंड से सिर्फ यही तीन इवेंट थे जो मेरे पूरे सैंपल स्पेस को जनरेट कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसकी स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि A1 A2 डॉट 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 AN कुछ इवेंट्स है जो हमारा S के लिए पार्टीशन है। इन दैट केस कोई एक इवेंट A है दैट इज अ सबसेट ऑफ S, और वी कैन से दैट इज अ सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ AI। ठीक है, इसको ध्यान से देखें तो ऐसे हो सकता था कि मेरे पास ये हो गए पराठे, ये हो गए फ्रेंड, ये हो गए चिप्स। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये इवेंट थोड़े सही नहीं बने, जो एग्जांपल मैं समझाना चाह रहा हूँ उसके रेस्पेक्ट में सही नहीं बने, दोबारा बनाते हैं। ऐसे, ठीक है, तो इसको दोबारा बनाते हैं। मेरा वो वाला थोड़ा एग्जांपल गलत था, क्योंकि हमें पार्टीशन बनाना है। तो दिस कैन बी द पराठा, एंड दिस कैन बी द फ्रेंड्स पार्टी, एंड दिस कैन बी द चिप्स। ठीक है, तो फाइनल इवेंट क्या था मेरे पास, मेरे को खाना खाना है, तो हो सकता था मेरा इवेंट कुछ ऐसा। ठीक है, नाउ दिस दिस गोला वाला इवेंट, दिस थिंग इज इवेंट ए दैट इज ईटिंग। ठीक है, इस वाले से तुम इसको समझ भी सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो कि हाँ तीन इवेंट थे, हो सकता था पहले ये हुआ हो, उसके बाद मैंने यहाँ से खाना खा लिया हो सकता है ये हुआ हो, उसके बाद मैंने यहाँ से खाना खा लिया हो सकता है ये हुआ हो, यहाँ से मैंने खाना खा लिया हो। ठीक है, तो ये चीज समझना था कि जो इवेंट ए होगा हमारा, वो इसका ही सबसेट होगा, इनका जो यूनियन करेंगे उसका ना कहीं सबसेट होगा। ठीक है, तो इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या बन गया, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दिस विल बी इक्वल टू summation of I running from 1 to n p of ai dot p of a given ai। ठीक है, कि मैंने पहले AI चूज किया कि हाँ कौन सी इवेंट में जाऊं, उसके बाद मैंने फाइनल इवेंट किया, और दिस कैन बी रिटर्न इक्वल टू समेशन ऑफ I रनिंग फ्रॉम 1 is to n p of AI इंटरसेक्शन a। ठीक है,
तो पीछे वाली जो प्रोबेबिलिटीज हमने पढ़ी उनको थोड़ा मतलब जनरलाइज कर दिया, उनका यूज कर लिया, तो फाइनल रिजल्ट हमने लिख लिया। तो ये हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम होती है, और आई होप यहाँ पे तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि हाँ इसके आगे हमारे पास क्या चीज आती है। ओके, इसके बाद हमारे पास एक छोटी सी चीज होती है बिटवीननेस थ्योरम। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। ओके, तो मेरे पास है बिटवीननेस थ्योरम, तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले दो इवेंट्स डिफाइन करने होंगे कि मेरे पास इवेंट ए और बी, कोई दो इवेंट है। ठीक है, इनके बारे में कुछ नहीं बोला, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, अब इनके रेस्पेक्ट में मैंने कुछ और इवेंट डिफाइन किए कि ए गिवन बी, फिर ए और ए गिवन बी बार, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बिटवीननेस थ्योरम क्या बोलती है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास होगा, दिस मस्ट बिलोंग टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, कोमा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बार, और दिस कैन बी इक्वल टू, मतलब हो सकता था ये प्रोबेबिलिटी छोटी हो या फिर ये बड़ी हो, या फिर दूसरा केस हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बार, कोमा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, हो सकता था ये छोटी हो। ठीक है, तो बिटवीननेस थ्योरम बस इतना बोलते हैं कि हमारे पास जो ए इवेंट होती है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बार के बीच में लाई करेगी। ठीक है, अब ये फ्लिप कर सकती थी। ठीक है, लिमिट्स फ्लिप कर सकती थी, कोई भी छोटा है कोई भी बड़ा हो सकता था। ठीक है, अब इस चीज को समझने के लिए तुम्हें एक और चीज देखनी होगी, मतलब ये चीज तो समझ में आ गई, थ्योरम समझ में आ गई। अब इसके रेस्पेक्ट में एक चीज और देखते हैं हम, जो होती है हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मेरे पास, अज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास x और y दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अगर हमें ये जो लाइन हमारे पास बन रही है x और y से क्रॉस करते हुए एक लाइन बनी, अगर मुझे यहाँ पे कोई पॉइंट लेना है z, ठीक है, हो सकता था ये z हमारे पास कुछ यहाँ पे रहा हो, या फिर हो सकता था यहाँ पे रहा हो, या फिर यहाँ पे भी रह सकता था। तो लेकिन ये कहीं पे भी हो, इस केस में जो z की इक्वेशन होगी दैट विल बी इक्वल टू अल्फा x प्लस बीटा वाई। ठीक है, ये चीज होगी, अल्फा और बीटा के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जब भी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन करके हम लिखते हैं तो इसी लाइन सेगमेंट या फिर इस लाइन के ऊपर बिलोंग करता है। ठीक है, अब बोलते हैं हम कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन के बारे में एक चीज, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। अब ये एक थोड़ी नई चीज है, ये क्या हो गया, एक स्पेशल केस का हो गया, स्पेशल लीनियर कॉम्बिनेशन। अब इसमें क्या हुआ होगा कि देखो पीछे वाले केस में क्या था, हम x और y के बीच में भी पॉइंट ले सकते थे, y के इस साइड भी और x के इस साइड भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या रहा होगा कि अगर मेरे पास x यहाँ पे था, y यहाँ पे था, तो हम लाइन ना लेके सिर्फ एक लाइन सेगमेंट लेंगे कि जो हमारा z पॉइंट होगा वो सिर्फ इनके बीच में लाई करेगा। ठीक है, इन दैट केस z विल बी रिटन एज अल्फा टाइम्स ऑफ x प्लस 1 माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ y and alpha belonging from 0 to 1. ठीक है, so this thing is a linear combination, or we can say convex combination, linear combination का ही एक स्पेशल केस, that is convex combination. ठीक है, ये एक चीज होती है, इसको हमें याद रखना है। अब इसके अंदर देखो, इसका मैंने क्यों बताया, तो अभी हमने लिखा है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा वो इन दो प्रोबेबिलिटीज के बीच में लाई करेगा। सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैन बी रिटन एज अल्फा टाइम्स ऑफ पी ऑफ ए गिवन बी प्लस 1 minus alpha times of probability a given b bar. Okay, so this is betweenness theorem. ठीक है, तो ये चीज समझ में आई होगी। अब इसके बाद एक और टॉपिक देख लेते हैं इसी वीडियो के अंदर, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है और इजी सा टॉपिक है। ठीक है, उसके बारे में देख लें। तो तुम सबने ही पढ़ा होगा, मतलब हर किसी ने देखा होगा कि हमारे पास इवेंट्स होते हैं, उसके बाद हम इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि हाँ ये कौन से इवेंट है, ये कौन से इवेंट है। तो हमारे पास एक इवेंट आते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट कब होंगे, तो मैं बोल रहा हूँ कि हाँ भाई मैं किसी और चीज से इंडिपेंडेंट हूँ, दैट मीन्स उसका होना ना होना मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं मतलब यही हो गया। तो अभी हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा कि पी ऑफ ए गिवन बी, सो इफ पी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू पी ऑफ ए, ठीक है, कि बी हुआ ना हुआ उससे फर्क नहीं पड़ा, ये सिंपल इवेंट ही बन गई। इन दैट केस दिस इज इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, और इसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है, पी ऑफ
A intersection B, this thing equal to P of A dot P of B. ठीक है, if and only A and B are independent. Okay, so this is independent event. ये इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब होता है, या फिर उसमें क्या कहते हैं कि ए गिवन बी, उसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए ही हो जाता है, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट. और ये कंडीशन कब फुलफिल होती है कि इफ एंड ओनली, मतलब ये होगा तो ये चीज होगी, ये होगा तो ये, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये होगा तो ये पक्का होगा. ठीक है, ये चीज समझनी थी. तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए. ठीक है, उसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट में भी दो काइंड के इवेंट होते हैं. एक होते हैं म्यूचुअल, सॉरी सबसे पहले पेयर वाइज देख लेते हैं. सबसे पहले पेयर वाइज, WISC. ओके, सबसे पहले पेयर वाइज होते हैं. तो अगर मेरे पास A1 A2 डॉट 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 AN कुछ इवेंट्स हैं, सो इफ A1 कोमा सॉरी AI कोमा AJ आर इंडिपेंडेंट फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J, इन दैट केस हम बोलेंगे पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है. कि कोई भी दो इवेंट लेते हैं और उनका पेयर बना देते हैं तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए. इन दैट केस वो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट हो गया. अब इसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास म्यूचुअली इंडिपेंडेंट. ठीक है, तो इस केस में क्या रहा होगा, हमारे पास कुछ इवेंट थे A1 A2 डॉट 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 AN. तो देखो बेसिकली हम ये चीज देखते थे कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B दिस इक्वल टू P ऑफ A डॉट P ऑफ B. अगर वो इंडिपेंडेंट रहे होंगे तो ये कंडीशन फुलफिल करेगा. ओके, तो इस केस में तो ये हो गया कि हाँ जब भी हम AI या फिर इसको AJ कर देते हैं, दिस थिंग इक्वल टू AI डॉट AJ. ठीक है, ये कंडीशन. अब अगर हम म्यूचुअली के बारे में बात कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहले तो हमें जितने भी पेयर वाइज केसेस बनेंगे, जितने भी पेयर करेंगे उन सबको सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा. उसके बाद और कंडीशंस आएंगे कि A1 A2 A3 इनका कॉम्बिनेशन लेके इसको भी इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा. दैट मीन्स P ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ intersection AK, this thing equal to P of AI dot P of AJ dot P of AK for all I not equal to J not equal to K. ठीक है, उसके बाद थर्ड एक और कंडीशन आ जाएगी, वो क्या होगा, 4 इवेंट लेके. फोर्थ क्या होगा, 5 इवेंट लेके, एंड सो ऑन. जब तक n तक की सारी इवेंट्स फुलफिल नहीं हो पाएंगी उतनी हमारे पास कंडीशन जनरेट होती जाएंगी. तो ये हमारे पास म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होता है. तो थिंग इज, जो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होंगे वो पेयर वाइज भी होंगे, लेकिन जो पेयर वाइज होंगे वो जरूरी नहीं है कि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट भी हो. ठीक है, ये चीज याद रखनी है. तो यहाँ पे हमने इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में देखा. ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर को हम यहाँ पे रोकते हैं. आगे के टॉपिक्स या फिर आगे के कॉन्सेप्ट जो हमारे पास बेस थ्योरम में बच जाता है उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे. ओके, आई होप ये वाला वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहा होगा, सभी को समझ में आया होगा. तो थैंक यू.